हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि दोस्तों, जो आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए जो मॉडर्न अप्रोचेस डेवलप हुई, उनमें से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक जो अप्रोच उभरी, उनमें से पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो साम्राज्यवादी देश थे, उन्होंने दास राष्ट्रों के माध्यम से अपना काफ़ी विकास कर लिया था और परिणाम ये हुआ कि ये जो दास राष्ट्र थे ये अविकसित रहे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनमें अवेयरनेस आई और जब ये स्वतंत्र हुए तो इन्होंने अपने विकास के लिए अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं अपनाई। यद्यपि जो व्यवस्था सिद्धांत था यानी सिस्टम थ्योरी थी, उसमें इनपुट आउटपुट थ्योरी या स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के माध्यम से पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में काफ़ी सहायता मिली, परंतु ये अप्रोचेस जो विकासशील देश हैं इनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझाने में अधिक सफल नहीं हो पाए। और यही कारण था कि इसलिए लूसियन पाई, आमंड, रिग्स, कोलमैन या माइनर वीनर जैसे जो विद्वान हैं, इन्होंने विकास के संदर्भ में इन व्यवस्थाओं को यानी जो नवोदित राष्ट्र थे इनकी राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की तरीकों की खोज करना शुरू किया और राजनीतिक परिवर्तन को विकास के संदर्भ में समझने की कोशिश की। इसी अप्रोच को हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच के बारे में जानते हैं। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, इसकी क्या परिभाषाएं दी गई हैं। जो लूसियन पाई हैं, इन्होंने डेवलपमेंट की क्या विशेषताएं बताई हैं, या डेवलपमेंट के रास्ते में कौन कौन सी क्राइसिस या कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। जब डेवलपमेंट होता है तो इसकी ग्रोथ की जो स्टेजेस हैं वो क्या क्या बताई गई हैं, या डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से ऐसे टूल्स, कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो इसमें अपना योगदान देते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि डेवलपमेंट आखिर है क्या। अगर मैं राजनीति विकास की परिभाषा की बात करूं तो एम मैकेंजी ने कहा है कि समाज में उच्च स्तरीय अनुकूलन के प्रति जो अनुकूल होने की क्षमता है, यही वास्तव में विकास है। इसके अलावा जो लूसियन पाई हैं, उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास बेसिकली संस्कृति का विसरण है यानी डिफ्यूजन है और पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुकूल बनाने, उन्हें उनके साथ मिलाने से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजनीतिक विकास और कुछ नहीं बल्कि जो विकासशील देश हैं उनका विकसित देशों की तरफ यानी विकसित होने की तरफ बढ़ना ही डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, ये जो परिभाषा लूसियन पाई ने दी, बेसिकली उन्होंने बाद में अपनी इस परिभाषा को वापस ले लिया। और इस परिभाषा को वापस लेने के पीछे कारण ये था कि इनसे पहले जितने भी विद्वानों ने डेवलपमेंट को परिभाषित किया था, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पॉल बैरल हैं, इन्होंने इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तौर पर देखा। यानी इनका मानना था कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के लिए आवश्यक राजनीतिक शर्त है। यानी इनका मानना था कि आर्थिक विकास के यदि राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां उचित होंगी तो डेफिनेटली आर्थिक विकास होगा। तो इस प्रकार से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर कोई कंट्री कर लेगी तो उसे डेवलपमेंट मान लिया जाएगा, उसे वहाँ का राजनीतिक विकास मान लिया जाएगा। जबकि डब्ल्यू रोस्टोव ने ये कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही राजनीतिक विकास है। यानी अगर किसी देश में इंडस्ट्रीज काफ़ी विकसित हो जाती हैं, अब एक तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगती हैं, या जो समाज है वो जो इस प्रकार का औद्योगिक समाजों में एक राजनीतिक जीवन प्रकट करता है, वही वास्तव में इनके लिए डेवलपमेंट की परिभाषा है। लेकिन लूसियन पाई ने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप केवल उद्योगों के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो आप उन शक्तियों को, उन फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं
जो इन इंडस्ट्री के मालिकों के निहित स्वार्थों के लिए खतरा बन सकते हैं। या आप मान लीजिए कि अगर एक समाज राजनीतिक रूप से इनस्टेबल है, वहाँ पर कोई जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं है, बार बार गवर्नमेंट बनती हैं बिगड़ती हैं, तो ऐसे में वो इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं ला पाती। तो आप कैसे कह सकते हैं कि केवल इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से ही उस देश का राजनीतिक विकास हो जाएगा। इसके अलावा जो कोलमैन हैं, लिपसेट हैं या डेविड एप्टर जैसे विद्वान हैं, उन्होंने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को ही राजनीतिक विकास मान लिया है। तो अगर आप आधुनिकीकरण की मांग करें या इसके रूप में इसको देखें, तो इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना है कि जिन देशों में लोकतंत्र है, जहाँ की जनता राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेती है, या जहाँ पर जन्म से अधिक उनकी योग्यता को महत्व दिया जाता है, वहाँ पर राजनीतिक आधुनिकीकरण है। और ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक रूप से विकसित समझ लेना चाहिए। लेकिन जहाँ ये जो लुसियन पाई हैं, ये इसे आधुनिकीकरण का पर्यायवाची नहीं मानते, क्योंकि इनका कहना है कि पश्चिमी व्यवहार और व्यवस्था को आधुनिक क्यों माना जाए। इन देशों में भी आप देखोगे तो काफ़ी नए नए विकास के मुद्दे अभी भी प्रेजेंट हैं, चाहे वो आप एनवायरनमेंट की समस्या को ले लें, आप शोषण की समस्या को ले लें, आप इनह्यूमन बिहेवियर की समस्या को ले लें, या आप न्यूक्लियर वॉर की समस्या को ले लें, न्यूक्लियर जो एक तरीके से उसकी संभावना को देखें। तो ये सब क्या है, ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के बावजूद भी वहाँ कुछ समस्याएं हैं जो उनका डेवलपमेंट होने से रोक सकती हैं। तो ऐसे में अकेले पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को आप कैसे राजनीतिक विकास कह सकते हैं। इसके अलावा मैक्स वेबर और पार्सन्स जैसे विद्वानों ने एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल डेवलपमेंट को ही राजनीतिक विकास मान लिया। यानी इनका कहना है कि राजनीतिक विकास का अर्थ है कि प्रशासनिक संस्थाएं इतनी ज़्यादा स्किलफुल हों, इतनी ज़्यादा विकसित हों कि उनके सामने जो भी समस्या आए वो उसका समाधान निकाल सके। लेकिन यहाँ पे इनका मानना है कि इस दृष्टिकोण से तो आप जो नागरिकों के प्रशिक्षण है या उनकी अगर वो सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जो समस्या है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक विकास के लिए नागरिकों का पार्टिसिपेशन या उनकी ट्रेनिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेंड होना। तो इस प्रकार से लुसियन पाई ने इस परिभाषा को भी अपूर्ण माना। इसके अलावा ला प्लेम्बोरा ने डेमोक्रेसी को ही राजनीतिक विकास मान लिया, जबकि इनका कहना है कि माना कि जो लोकतंत्र है वो राजनीतिक विकास से घनिष्ठ संबंध रखता है, उसके लिए कुछ परिस्थितियां प्रोवाइड कराता है, पर केवल लोकतंत्र को ही राजनीतिक विकास नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि केवल लोकतंत्र को इसमें शामिल करने का अर्थ होगा कि हम उन देशों को तुलना से बाहर कर रहे हैं जहां अभी तक लोकतंत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि जो लुसियन पाई हैं उन्होंने उनसे पहले जिन विद्वानों ने राजनीतिक विकास को परिभाषित करने की कोशिश की उसे पूर्ण नहीं माना और इन परिभाषाओं को नकार दिया और उसे डेवलपमेंट सिंड्रोम का नाम दिया, यानी इसे परिभाषा का संकट कहकर पुकारा। अब अगर इन्होंने इसे परिभाषा का संकट कहा तो ये स्वयं कौन सी चीज़ें मानते हैं जो इसमें शामिल होनी चाहिए, आइए देख लेते हैं। लुसियन पाई के अनुसार डेवलपमेंट और कुछ नहीं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज, यानी एक विकासशील से विकसित होने की अवस्था की तरफ अग्रसर होना ही डेवलपमेंट है, वही विकास है। इसमें आपको ये सारे फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। अगर आप इन्हीं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं इसका मतलब आप विकास कर रहे हैं या आपका राजनीतिक विकास हो रहा है। जैसे आपके पास डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, दूसरा वहाँ की
जो पीपल हैं वो पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हों, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नंबर इंक्रीज होना चाहिए। यानी जो डेमोक्रेसी है वो केवल दिखावे के तौर पर ना हो, वो इंस्टीट्यूशंस में अंदर तक हो। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि आज हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो केवल केंद्र या राज्य स्तर पर ना हो करके वो हमारी स्थानीय सरकारों में आई है। इसका मतलब ये है कि अगर आज आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका चुनाव, क्या उसके चुनाव में उसके अंदर जो मेंबर काम करते हैं क्या वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रखते हैं, क्या उनका चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से होता है। यानी अगर आपकी जो संस्थाएं हैं उनमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें डेमोक्रेटिक सिस्टम्स बढ़ने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो राजनीतिक व्यवस्था जो है वो विकास कर रही है। इसके अलावा इंक्रीजिंग अवेयरनेस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो जब इंडिपेंडेंट हो जाए, जब वो सरकार के नियंत्रण में ना रहें या किसी एक पक्ष की बात ना करके दोनों पक्ष की बात करें, तो आप समझ लें कि ऐसी व्यवस्था डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर है, यानी वो विकासशील से विकसित होने की तरफ जा रही है। तो जो डेवलपमेंट है, जैसे आप देखें कि आप किसी चीज़ को मापते हैं तो आपको मैं बोलूं कि आपको कोई लिक्विड मापना है तो आप डायरेक्ट कहेंगे उस लिक्विड को आप लीटर में मापें। या अगर मैं आपसे कोई कपड़ा लाने की बात कहूँ तो आप पूछेंगे कितना, तो आप उसे मीटर में माप सकते हैं। या अगर इसी प्रकार से मैं आपको कोई और चीज़ नापने की बात कहूँ तो आपके पास उसका एक मेजरमेंट होता है, यानी आपको पता है कि आप उसे कैसे मापेंगे। तो जब आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बात आती है कि आप इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट को किस तरीके से नापें, किस तरीके से देखें कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट आखिर है क्या। तो इसके लिए जो लुसियन पाई हैं उन्होंने बेसिकली 3 तरीके बताए हैं कि अगर आपको ये 3 चीज़ें किसी भी व्यवस्था में दिखाई दें तो आप समझ सकते हैं कि वो जो व्यवस्था है वो राजनीतिक रूप से विकास कर रही है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है समानता यानी इक्वलिटी। यहाँ समानता से तात्पर्य है कि लोगों में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति एक सामान्य भावना पैदा हो, यानी और लोगों में समानता की अवस्था तब पाई जाएगी जब उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने का अधिकार मिलेगा, यानी उन्हें समान अवसर मिलेंगे, उनके साथ निष्पक्षता बरती जाएगी, उनके ऊपर कोई जातिगत भेदभाव या किसी प्रकार का लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो जनता है वो निर्णयों का सम्मान करेगी, उनका सहयोग करेगी। इसके अलावा जो कानून है वो सबके लिए समान बनेंगे, सबके ऊपर समान रूप से लागू होंगे। और जो राजनीतिक भर्ती होगी यानी जो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट होगी उसके समय भी लोगों की योग्यता को ध्यान में रखा जाएगा, ना कि उनके किसी जाति, धर्म या अन्य किसी आइडेंटिटी को। तो इस प्रकार जो पाई है उन्होंने कहा कि केवल सैद्धांतिक रूप या कानून के रूप में समानता नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज में व्यवहारिक समानता होगी। तो आप समझ लीजिएगा कि जो व्यवस्था है वो विकसित हो रही है या विकसित हो चुकी है। ये समानता के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा फैक्टर जो है वो है कैपेसिटी यानी क्षमता। यहाँ क्षमता का संबंध राजनीतिक शक्ति की संरचनात्मक व्यवस्था की प्रभावकारिता से है, यानी जो वो आउटपुट देती है वो आउटपुट कितना दे पाती है और कितनी कुशलता और योग्यता से उन आउटपुट का पालन करवा पाती है, यानी उन्हें लागू करवा पाती है। और अगर कोई विवाद पैदा होता है तो उनका समाधान कैसे करती है। तो ये हुई क्षमता। इसका तीसरा जो फैक्टर इन्होंने बताया वो है डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन, जिसे आप हिंदी में विभिन्नीकरण कहते हैं। यानी इसका कहना है कि जब राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग कार्य करने लगे, यानी जो स्पेशलिस्ट हो जाए, एक तरीके से कोई एक संस्था है तो वो एक ही काम को परफॉर्म करे और क्योंकि वो बार बार उसी काम को करती है तो वो उसमें इतनी पारंगत हो जाती है, इतनी स्पेशलिस्ट हो जाती है कि वो उसको काफ़ी अच्छे से कर सकती है। यहाँ इसका मतलब है कि जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ेगा। केवल एक संस्था सारे काम ना कर करके अलग अलग संस्थाएं अलग अलग काम करेंगी तो वो विकसित व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार ये जो 3
फैक्टर लुसियन पाई ने बताए। आप इनको समझ सकते हैं कि जो इक्वलिटी की बात की उन्होंने वो लोगों के संदर्भ में की, जबकि जो कैपेसिटी या क्षमता की बात की वो गवर्नमेंट की कैपेसिटी के बारे में कहा, और डिफरेंशिएशन जो कहा यानी जो काम करने की विभिन्नीकरण है वो स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड था। इसके बाद हम देखेंगे कि लुसियन पाई ने जैसे पहले परिभाषा का संकट बताया था, हालांकि बाद में उन्होंने बता दिया कि कौन से फैक्टर होंगे तो आप मान सकते हैं कि वो व्यवस्था विकसित हो रही है, और उसके विकसित होने के उन्होंने 3 चिन्ह भी बताए, जिसमें आपने समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण देखे। लेकिन इन्होंने देखा कि ये जो 3 फैक्टर हैं, इन 3 फैक्टर्स के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये प्रॉब्लम्स बेसिकली 6 प्रकार की हो सकती हैं। तो इन्हें उन्होंने 6 क्राइसिस का नाम दिया, और ये 6 क्राइसिस क्या हैं? सबसे पहले है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस, इसके बाद लेजिटिमेसी क्राइसिस, फिर पेनिट्रेशन क्राइसिस, पार्टिसिपेशन, इंटीग्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस। इसके अलावा जो आमंड एंड पावेल हैं, उन्होंने भी अपनी बुक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंटल अप्रोच 1966 में 3 विशेषताएं बताई हैं डेवलपमेंट की। सबसे पहला है कल्चरल सेक्युलराइजेशन। कल्चरल सेक्युलराइजेशन यानी कि एक तरीके से लौकिकीकरण, यानी आप इसको मान सकते हैं जैसे लुसियन पाई ने समानता की बात की थी, यानी सेक्युलर हो जाएं, आप किसी से किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। दूसरा रोल डिफरेंशिएशन, जिसे लुसियन पाई ने एक तरीके से डिफरेंशिएशन यानी भूमिका विभिन्नीकरण का नाम दिया था, यानी कि जो संस्थाएं हैं वो एक संस्था एक ही काम करेगी और उसी में स्पेशलाइज हो जाएगी। और सब सिस्टम एटोनॉमी का यहाँ मतलब है कि इसमें सारी मांगे जो है वो डायरेक्ट केंद्र सरकार के पास ना जा करके अन्य संस्थाओं या उपव्यवस्थाओं के पास चली जाएंगी, यानी विकेंद्रीयकरण होगा, और एक तरीके से इससे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो विकास होगा इसके बारे में कुछ विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं की चर्चा की है। जैसे आमंड है, उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें वो सबसे पहले कहते हैं कि जो सबसे पहले स्टेट बिल्डिंग होगा, उसके बाद नेशन बिल्डिंग, फिर पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ेगा जनता का, और बाद में जब पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ेगा उसके बाद चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ताकि सबको समान चीज़ें मिल सके या सबको उनकी ज़रूरत की चीज़ें दी जा सके। इसके बाद बात आती है ओर्गेन्स्की की। ओर्गेन्स्की जो है वो बेसिकली 4 चरण बताते हैं राजनीतिक विकास के। इसमें सबसे पहला है प्रिमिटिव यूनिफिकेशन या राजनीतिक एकीकरण। इसमें जो समाज है, क्योंकि वो कई आधारों पे बटा होता है, जैसे जाति हुआ, धर्म हुआ, राजनीति हुआ, तो इसमें क्योंकि ये पहली अवस्था है तो इसलिए सरकारें अपनी जनता पर प्रशासनिक या राजनीतिक तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश करती हैं ताकि उनका आर्थिक विकास हो सके। उसके बाद आती है औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन की व्यवस्था। इसमें उद्योगों का बढ़ावा दिया जाता है और शांति और व्यवस्था स्थापित होने के बाद जो लोग हैं वो पूंजी संचय करते हैं, नए नए उद्योग लगाते हैं। फिर आती है तीसरी स्टेज यानी कि नेशनल वेलफेयर या राष्ट्र कल्याण की स्टेज। इसमें क्योंकि औद्योगिकरण के बाद लोगों की व्यक्तिगत आय बढ़ जाती है, इसलिए सरकार कुछ ऐसी नीतियां अपनाती है जिनसे किसी एक वर्ग विशेष का कल्याण ना होकर के पूरे राष्ट्र का कल्याण होता है। और सबसे बाद में आती है चौथी स्टेज यानी प्रोस्पेरिटी या समृद्धि की स्टेज, जिसे आप एबंडेंस कह सकते हैं। यानी इसका मानना है मतलब इस अवस्था में क्या होगा कि व्यक्तियों को जीवन के विकास की सारी उपयुक्त सुख सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगी और इस प्रकार से वो एक रिच जीवन जिएगा। इसके बाद डब्ल्यू रोस्टोव जो हैं वो 6 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मानते हैं। सबसे पहले वो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करते हैं, यानी सबसे पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी होगी। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो एक संस्था वो बहुत सारे काम करती हुई मिलेगी और इसमें बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है। उसके बाद एक ट्रांजिशन फेज आता है। ट्रांजिशन फेज यानी जो परंपरागत
समाज है वो आधुनिक समाज में बदलने की कोशिश कर रहा होता है, यानी इसमें परंपरागत और आधुनिकता दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। और फिर बात आती है टेक ऑफ स्टेज की, यानी यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ने लगती हैं, प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। और उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज आती है, यानी यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो अपनी पीक पर होता है। फिर मास कंजप्शन की स्टेज आती है, यानी हर व्यक्ति के पास सब सारी मूलभूत सुविधाएं पहले से अवेलेबल होती हैं। और फिर लास्ट में वो क्वालिटी की खोज करते हैं, यानी कि वो चीज़ों में क्वालिटी ढूंढते हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। तो ये थी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। आइए अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन से साधन हैं, कौन से टूल्स हैं जो डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। सबसे पहले इसमें ज़रूरत पड़ती है एक लीडर की, एक नेता की, क्योंकि जब तक नेता नहीं होगा तब तक वो सारे संसाधनों को, सारे व्यक्तियों को इकट्ठा करके एक दिशा में नहीं लगा पाएगा। और जब तक ये सारे संसाधन एक दिशा में नहीं लगते तब तक हमें जो राजनीतिक विकास के रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा दूसरा है पॉलिटिकल पार्टी, तीसरा है आर्मी, क्योंकि आर्मी हमारी बाहरी आक्रमणों से रक्षा करती है या शांति व्यवस्था बनाए रखना में हेल्प करती है। और अगर हम सुरक्षित रहते हैं तो हम अपने विकास पर इजीली फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्नाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी मॉडर्नाइज्ड होगी तो वो अपने कामों को ज़्यादा क्षमता के साथ, ज़्यादा स्किलनेस के साथ कर सकेगी और लोगों को जल्दी फ़ायदा पहुंचा सकेगी। इसके अलावा नेशनल फीलिंग, क्योंकि अगर सभी लोग केवल अपनी जाति, केवल अपने धर्म, केवल अपनी आइडेंटिटी से जोड़कर रखेंगे तो वो आपस में ही लड़ते रहेंगे। लेकिन अगर उनमें एक नेशनल फीलिंग होगी तो वो सब मिलकर काम करेंगे, और डेफिनेटली मिलकर काम करेंगे तो वो जल्दी विकसित हो सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी डेवलपमेंट के लिए एक आवश्यक साधन गिना जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने इसमें कुछ चीज़ें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि डेवलपमेंट आखिर होता क्या है और कैसे जो डेवलपमेंट की परिभाषाएं दी गई थी वो लुसियन पाई ने उनको डेवलपमेंट सिंड्रोम का नाम दिया, परिभाषा के संकट का नाम दिया और बताया कि किस प्रकार से ये अधूरी थी। उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि किस प्रकार से आप किस चीज़ को डेवलप्ड बोलेंगे, कैसे डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर जाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट को देखने के लिए, उसे जो नापने के लिए 3 फैक्टर्स बताए। सबसे पहले इक्वलिटी, फिर कैपेसिटी और उसके बाद डिफ्रेंसिएशन, यानी समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण। फिर हमने देखा कि उन्होंने 6 क्राइसिस की भी बात की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के सामने आते हैं। उसके बाद हमने स्टेजेस ऑफ ग्रोथ देखा। फिर हमने देखा कि कौन से ऐसे साधन हैं जो डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।